हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आपको आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने इस वीडियो के माध्यम से रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स और बोर मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिए। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल जो था, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा था बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्विंग करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्विंग करते रहते हैं और कितने वेलोसिटी से करते हैं बेटा? ये v वेलोसिटी से रिवॉल्विंग करते रहते हैं। और जब ये इसमें रिवॉल्विंग करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है और वो इनको जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो प्रोवाइड कराता है। हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करेगा तो एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, वो है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। एक सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करता है कहाँ? यहाँ न्यूक्लियस की तरफ, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एक सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करता है। और इस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा एक एक्सेलरेशन होता है और उस एक्सेलरेशन के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? वो एक्सेलरेट होगा। मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, इस सर्कुलर पाथ में जब चक्कर लगाएगा तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है वो क्या कहती है बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन कोई भी मतलब एक्सेलरेटेड कोई भी पार्टिकल है और वो जब एक्सेलरेट होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो क्या होता है बेटा? वो एक्सेलरेट होता है, तब वो रेडिएशन इमिट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर वो क्या है? अगर वो एक्सेलरेट है तब क्या होता है? वो एक्सेलरेट है तो वो लगातार रेडिएशन इमिट करता है। समझे कुछ? ये इलेक्ट्रॉन जब ये सर्कुलर पाथ में, इस ऑर्बिट में जब ये क्या करेगा बेटा? रिवॉल्विंग करेगा, तो उस टाइम पर ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है उससे ये इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन इमिट करेगा। और लगातार रेडिएशन इमिट होने के कारण इसका हर रिवॉल्यूशन में, जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा तो इसके हर एक साइकिल में ये अपनी एनर्जी लॉस्ट करेगा। एनर्जी लॉस्ट करने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस लगातार डिक्रीज होती रहेगी और लगातार डिक्रीज होते होते एट लास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा।
इस तरीके से ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये सर्कुलर ऐसे स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए, और ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाना चाहिए, ये चला जाना चाहिए न्यूक्लियस में। इस तरीके से जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक क्या था बेटा, कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार चक्कर लगाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करेगा, चक्कर लगाएगा एटम के अंदर, तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में कंटिन्यूसली क्या करेगा, लगातार रेडिएशन इमिट करेगा। वो लगातार रेडिएशन इमिट करेगा। लगातार रेडिएशन इमिट करने के कारण हमें जो स्पेक्ट्रम इसमें मिलता है वो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था, वो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कंटिन्यूस। वो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर बेटा, क्योंकि ये हर जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ेगा रेडिएशन इमिट करेगा, तो रेडिएशन बेटा कंटिन्यूसली क्या होंगे, इमिट होंगे। जब रेडिएशन कंटिन्यूसली इमिट हो रहे हैं तो हमें जो रेडिएशन का जो पैटर्न है उसमें जो लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, हम बेटा स्पेक्ट्रम के बारे में जब ये बोर मॉडल पढ़ लेंगे ना, उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बेटा इसमें जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस फॉर्म में मिलना चाहिए था, लेकिन वो स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलता है, वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना मिलकर हमें डिस्क्रीट फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स थे। थोड़ी बहुत हम अभी ऐसा करते हैं, चर्चा कर लेते हैं किस पर, स्पेक्ट्रम पर, क्योंकि स्पेक्ट्रम आ गया, बाद में हम इसको और काफ़ी ज़्यादा लेवल पे पढ़ेंगे इसको बोर मॉडल के बाद। ठीक है ना, इसको डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बेटा स्पेक्ट्रम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी इसको यहाँ नोट तो करना क्या है बेटा, तो बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है या कोई भी गैस है, स्पेक्ट्रम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो बेटा कोई भी गैस है और वो लो प्रेशर पर, कितने पर, लो प्रेशर पर, और इसमें भरी हुई है, गैस है, और या फिर हम ये कह सकते हैं वेपर है, एक ट्यूब में भरी हुई है, और हम यहाँ इस ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं उनको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों एंड्स को इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तब हम क्या देखते हैं कि ये जो इनको एनराइज्ड कर रहे हैं, हम गैस को या वेपर को क्या कर रहे हैं बेटा, एनराइज्ड कर रहे हैं। एनराइज्ड करेंगे तो ये रेडिएशन इमिट करेगी। गैस या वेपर क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है, और इस रेडिएशन को अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट किया जाए, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली बेटा, एक फोटोग्राफिक टाइप की प्लेट होती है या फिल्म होती है, फोटोग्राफिक टाइप की फिल्म होती है बेटा, और इस रेडिएशन को अगर उस पर इंसिडेंट कराया जाए तो इस पर हमें जैसे बार कोड नहीं होता है उसके जैसे लाइंस मिलती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से हमें लाइंस मिलती हैं बेटा। और लाइंस मिलती हैं
इसको हम बोल देते हैं लीनियर या लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइन मिलती है। अब मालूम चला आपको कैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, एक तरीके का पैटर्न है जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होता है, हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलता है। कब मिलता है? जब उस गैस या वेपर से कोई रेडिएशन को क्या किया जाए, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया जाए। अब ऐसे बेटा दो टाइप के होते हैं। ये तो इसमें जो रेडिएशन है वो बाहर निकल रहा है, एमिशन टाइप है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो एमिशन टाइप स्पेक्ट्रम होगा। और एक एब्जॉर्प्शन टाइप का और होता है जो रेडिएशन या जो वाइट लाइट वगैरह जो भी है, वो वाइट लाइट जब हम इस गैस वेपर पर इंसिडेंट करते हैं तो कितनी ये उसको ऑब्जर्व करती है, तो वो होता है अपना एब्जॉर्प्शन टाइप लाइन स्पेक्ट्रम होता है। दो तरीके के स्पेक्ट्रम होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है बेटा कि जैसे हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है। या गैस वेपर ये अलग, ये गैस कोई भी हो सकती है, ये अलग एलिमेंट में हो सकती है। तो जैसे बेटा हर आदमी का, हर पर्सन का डीएनए अलग होता है ना, ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग होता है। मतलब ये स्पेक्ट्रम अलग अलग एलिमेंट्स के आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, तो आई बेटा बात कुछ समझ में। रेडिएशन लाइन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, एक तरीके का पैटर्न है। ठीक है ना। और वो पैटर्न कब मिलता है हमें? जब हम उस फोटोग्राफिक टाइप की जो प्लेट है, उस फोटोग्राफिक टाइप की जो प्लेट है उसके ऊपर रेडिएशन को इमिट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा? हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। दो टाइप का होता है। इसको डिटेल में हम आगे बोर मॉडल के बाद जो हम पढ़ेंगे, तो बोर मॉडल के बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा बेटा। लेकिन अभी केवल माइंड में इतना सा बिठा लीजिए कि जैसे हर पर्सन का डीएनए, मतलब अलग अलग पर्सन्स का जो डीएनए है वो एक नहीं हो सकता, उसी तरीके से जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन अलग अलग एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है वो एक नहीं हो सकता। वो स्पेक्ट्रम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। दैट्स क्लियर बेटा। तो अब ये तो थी बात किसकी? रदरफोर्ड जो मॉडल था एटम का, उसके ड्रॉबैक्स की। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बोर वही साइंटिस्ट हैं। तो बोर जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक्स के बाद कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, और वो पोस्टुलेट्स किस तरीके से हैं तो हम उनके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। तो बेटा यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो बेटा अब हम आगे बात करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने बेटा अपना एटम के बारे में क्या मॉडल एक्सप्लेन किया था, क्या उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, उनके बारे में हम अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले बोर ने यह कहा था, ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, जो मतलब ये मान लो आप क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, बोर ने कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो कंसेप्ट्स हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ एटम के मॉडल पर अप्लाई नहीं होते। यहाँ एटम के ऊपर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चरों पर ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट अप्लाई होते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करता रहता है, रिवॉल्विंग करता रहता है, विदाउट इमिटेड एनी टाइप ऑफ रेडिएशन। वो किसी भी तरीके का रेडिएशन इमिट नहीं करता है और वो अपनी उस ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्विंग करता रहता है। ये सबसे पहले हमें बोर्स ने बताया, क्योंकि रदरफोर्ड जी कह रहे थे कि रदरफोर्ड जो मॉडल था, उस मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मॉडल क्या कर रहा था, लगातार रेडिएशन इमिट कर रहा था। मतलब बोर ने ये कहा कि आपके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होना चाहिए, और जब पार्टिकल ही एक्सेलरेट है तो वो वहाँ से रेडिएशन क्या करना चाहिए था, इमिट करना चाहिए था। लेकिन जो बोर मॉडल था उसने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, इनके कंसेप्ट एटॉमिक लेवल पर अप्लाई नहीं होते। और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार रेडिएशन इमिट नहीं करते। और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो रेडिएशन इमिट होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन बोर मॉडल ने सबसे पहले हमें ये बताया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होते। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन इमिट नहीं करता। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट ऐसे है, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बोर के एटॉमिक मॉडल का? तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और एक फिक्स ऑर्बिट में ही ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इस ऑर्बिट में ये बिना किसी रेडिएशन को इमिट किए ही क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। मतलब कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता। तो वो कहानी तो बनती ही नहीं है, कौन सी, कि ये रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी इसकी कम होती जाएगी और स्पाइरल रूप फॉर्म में, स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो बोर फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहानी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता। क्लियर है बेटा? अब इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये था बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और बिना रेडिएशन इमिट किए हुए, इसलिए ये जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स को कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोला जाता है बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता। और ये इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट पोस्टुलेट,
इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर जब चक्कर लगाता है तब इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस की तरफ। रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स वो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस की तरफ। आर बेटा यहाँ क्या है, रेडियस है, ये उस स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। और इसमें जो सेंट्रीपेटल जो फोर्स लगेगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है बेटा, एक तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रखता है, मतलब वो ही इसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। अगर ये इसको बांध के नहीं रखेगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता करता और कहीं और कोई पाथ फॉलो करेगा, तो उसको बांधे रखना भी तो ज़रूरी है। जैसे हम पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांधें और उसको ऐसे घुमाएं, तो वो जो टेंशन है वो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, वो बांधे हुए रखता है पत्थर को। किससे, हमारे हाथ से बांधे हुए रहता है। कौन, वो स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो उसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो उसको बांधे हुए रखता है, ठीक है ना। वैसा ही यहाँ हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग कर रहा है और इसको पकड़े हुए भी तो रखना ज़रूरी है, इसको छोड़ दिया तो ये और कहीं चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कराता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स ही उसको ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between ZE एंड E। भाई चार्जेज लिख रहा हूँ मैं, केवल क्या लिख रहा हूँ, केवल चार्जेज लिखे हैं मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या लिखोगे बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बनता है mv²/r, और इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, क्या लिखेंगे, के Q1 Q2/r²। वही कूलाम्स लॉ से लिखना है। Q1 की वैल्यू तो है ZE, न्यूक्लियस पर चार्ज है ये, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बन गया बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर mv²/r विल बी इक्वल टू 2kZe²। 2 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा kZe²/r²। और k क्या है यहाँ, k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है। तो अब बेटा अब हम आगे बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं
जिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होना चाहिए बेटा? एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh/2 के इक्वल, वेयर n की जो वैल्यू है, वैल्यू n की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 2 3, ठीक है ना। ये एक इंटीग्रल नंबर होगा, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होगा। n की वैल्यू 1 2 3 से और n तक कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है बोर का? वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग करते हैं जिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के इक्वल होता है। अब देखो बेटा, यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट हो गया। mvr विल बी इक्वल टू nh/2। क्लियर है? ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। अब ये mvr कहाँ से आया बेटा? mvr हम लिखते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, L से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? L इज इक्वल टू r इंटू मोमेंटम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और p क्या है? मोमेंटम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, r तो एज इट इज लिख दिया, p को लिख दिया mb। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे आया? ये आ गया mb इंटू r। तो mvr इज इक्वल टू nh/2 लिखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब चलो, अब हम चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल की ओर। अब बात करते हैं किसकी? थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल की। तो ये जो पोस्टुलेट है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी हो गई बेटा इनर ऑर्बिट और ये हो गई उसकी आउटर ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है और इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है ये तो हो गई आउटर ऑर्बिट, आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट। ये हो गई बेटा आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट और ये हो गई इनर स्टेशनरी ऑर्बिट। जो बाहर की तरफ है वो तो आउटर हो गई और जो अंदर की तरफ है वो कौन सी हो गई? वो इनर स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई। क्लियर है? इस आउटर स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी? E2 और वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से जो इनर स्टेशनरी ऑर्बिट है
उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी, E1। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, इफ एनी इलेक्ट्रॉन jumps from outer stationary orbit to inner stationary orbit, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट से इनर स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल हाई है, इसका एनर्जी लेवल लो है। इनर वाली का कम है, बाहर वाली का ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम में आने के लिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी उसको निकालनी होगी। अगर यहाँ से और अपर वाली लेवल में जा रहा है, आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है, तो क्या करना होगा भाई, उसको एनर्जी गेन करनी होगी, ठीक है ना। तो हम इसको जब एनर्जी देंगे तब ये इनर स्टेशनरी ऑर्बिट से आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा, पहुंच जाएगा। और जब हम इसमें से अगर एनर्जी निकाल लें, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है तो वो कहाँ आ जाएगा, वो इनर स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ से, आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट से जंप करता है इनर स्टेशनरी ऑर्बिट में, तब दोनों की जो एनर्जी है उस एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए भाई, जो फोटोन है, जो फोटोन उसने इमिट किया है या जो रेडिएशन उसने इमिट किया है उसकी एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। इसलिए थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग E2 माइनस E1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, h म्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये h म्यू क्या है, ये एनर्जी है बेटा, जो रेडिएशन इसने इमिट किया है ये उसकी एनर्जी है। E इज इक्वल टू एच म्यू, इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी होगी, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक है बेटा। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स गेन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम और भी आपके लिए रोचक जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं, और भी अच्छे से प्रैक्टिकल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, फिर हम आपको कई मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। और अपने फिज़िक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं उनके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।